हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन ऑफ रास्ता एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में कौन से प्रश्न हैं और क्या हम उनके आंसर पहले कर चुके हैं या नहीं। तो मैं हर वीडियो में बेटा आपको बताता हूँ कि ऐसा कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं है जिसके आंसर हम ना कर चुके हों। ठीक है, फिर भी हम इस लेक्चर की अपने को ज़रूरत पड़ती है। कारण क्या रहता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, पूछते हैं सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अब जब हम इस सेशन को लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नोट्स में जो हमने क्या कराया था उससे आपको आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप सभी एनसीईआरटी अपनी बुक निकाल लीजिए। तो एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 8 और पेज नंबर आप पहले स्टार्टिंग से ही आप लेके चलेंगे। तो पेज नंबर आपका होगा 142 है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले पेज नंबर आपका 142 निकालो। आप निकाल लिया। तो पेज नंबर 142 पे अगर हम बात करें तो प्रश्न आपका पहला ये है कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। देखो, डीएनए की कॉपी बेटा जब नहीं बनेगी, डीएनए की प्रतिकृति नहीं बनेगी तो क्या प्रजनन हो सकता है? नहीं। ठीक है ना। और इस प्रश्नों को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हूँ इस चैप्टर के वीडियो जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, बाकी नोट्स में तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें दे ही रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर जीवों की बात अगर की जाए, जैसे जीवों में स्पीसीज की बात हम करें यानी एक प्रजाति की, तो अगर वहाँ विभिन्नता है तो वो उसका अस्तित्व बना रहेगा। अगर और विभिन्नता आती किसकी वजह से? डीएनए में की प्रकृति में डिफरेंस की वजह से, विभिन्नता की वजह से क्या होता है, जैसे एक जीव दूसरे जीव को जन्म देता है तो उसमें विभिन्नता आती है। व्यष्टि में अगर नहीं होगी तो वो समाप्त हो जाएगी। तो व्यष्टि के लिए कोई एक सिंगल के लिए कोई ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। ठीक है नहीं भी तो भी कोई ज़्यादा खास नहीं। तो आंसर इनके बेटा अच्छे से प्रॉपर तरीके से दे रखे हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह लिखना है नोट्स आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप में जाकर। ठीक है, लिंक आपको नीचे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपको मिलेंगे 146 नंबर पेज पे बेटा। पेज नंबर आपका है 146। ठीक है, इस पे आपके 2 प्रश्न थे, 1 और 2। इस पे देखते हैं हमारे कितने प्रश्न हमें मिलते हैं। पहला है द्विखंडन। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन में द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार बने। देखो, द्विखंडन में क्या होता है, एक कोशिका जो होती है वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है, यानी उससे 2 नए जीव बनते हैं बेटा। और अगर हम बहुखंडन की बात करें तो बहुखंडन में क्या होता है, एक कोशिका कई सारे भागों में विभक्त हो जाती है। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का परजीवी है, हमने इसको अच्छे से समझ रखा है बहुखंडन को। ठीक है, इसके बाद क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं कि जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। बेटा देखो, सिंपल सी बात है, जटिल संरचना वाले अगर जीवों में अगर हम जनन की बात करें तो वो तब होता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, यानी जो आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं। और बाकी जो पुनरुद्भवन जिनमें होता है वो सरल संरचना वाले जीव रहते हैं, तो उनमें होता है। और उनके किसी भी पार्ट से, जैसे आप इसमें ले सकते हो हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन पाया जाता है। ठीक है, तो इसका पहला आपका क्वेश्चन मैंने बता दिया, दूसरा भी और तीसरा भी। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन इसमें रह गया था। दूसरा क्वेश्चन है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होते हैं। तो बीजाणु द्वारा जनन बेटा मैंने आपको कराया है। तो बीजाणु द्वारा जो जनन है वो शेफ रहता है। देखो, बीजाणु में जो होते हैं ना, अब जैसे बीजाणु द्वारा जनन, बीजाणु समासंग हमने पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि जो जीव होते हैं, जैसे कोई हमने एक्सप्लेन किया था आपको, मैं बता दूं बेटा, एक ब्रेड लिया था ना, और ब्रेड को गीला कर लिया अपने पानी डाल के, फिर उसको अपने 1 हफ्ते तक रख दिया। 1 हफ्ते तक रखते हैं तो उस पर क्या है ना, हल्के से जाल जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है ना, धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, उनको हम राइजोपस कवक कहते हैं। उसी में ऊर्ध्व तंतु थे, उनके ऊपर बीजाणुधानी थी। बीजाणुधानी में क्या थे? बीजाणु। और बीजाणु से ही क्या होता है भाई,
एक नया जीव उत्पन्न हो, और बीजाणु के ऊपर क्या है, एक कवच पूरा मोटी दीवार मतलब भित्ति होती है, पूरा उसको ढकी रहती है, ठीक है। और वो क्या करती है, उसकी पूरी सुरक्षा करती है, और वो हल्के भी होते हैं बीजाणु, ठीक है, काफ़ी हल्के होते हैं, वो वायु के पानी के माध्यम से इधर उधर जाते हैं, जैसे उनको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं वो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पहला हो गया, दूसरा और तीसरा। इसके बाद आ जाओ, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया। देखो बेटा, कायिक प्रवर्धन का उपयोग कुछ पौधों के उगाने के लिए हम क्यों करना पड़ता है, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अब मान लो किसी पौधे के बीज ही नहीं है तो कैसे उगाओगे उसको, फिर तो कायिक प्रवर्धन ही बचा ना, कायिक अंग द्वारा ही तो उगाएंगे पौधे को। तो चौथा जो क्वेश्चन है वो आपको समझ आ गया होगा, बाकी कायिक जनन आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए आवश्यक क्यों। भैया डीएनए की प्रतिकृति बनती है तभी तो जनन कोशिका का निर्माण होता है, एक नई कोशिका का। तो इसमें 5 क्वेश्चन थे हमारे पेज नंबर 146 पे। आगे आप पेज पलटिए, पेज नंबर आ जाइए आप 154 बेटा, 154 पेज नंबर 154 देखिए। इसमें पहला प्रश्न ही है, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है। तो परागण हम जानते हैं, परागण क्या है, पराग कोश से पराग कणों का किस पे जाना, वर्तिका पर जाना है होता है, ठीक है। और निषेचन कहाँ होता है, जैसे जो पराग कण जो होते हैं ना, वो पराग नलिका द्वारा कहाँ पहुँचते हैं, अंडाशय में, और वहाँ पे क्या है, अंड कोशिका है या फिर आप मादा जनन कोशिका, जब आपस में दोनों मिलते हैं तो उस क्रिया को निषेचन कहते हैं, तो दोनों ही अलग हैं। शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि एक तरल का स्राव करते हैं बेटा, इसको हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये पेज नंबर का ये पहला क्वेश्चन था परागण वाला, शुक्राशय वाला दूसरा है शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि। तो शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि क्या एक तरल का स्राव करते हैं, जिससे शुक्राणु को क्या मिलता है, पोषण प्रदान करते हैं, और उनको एक जाने के लिए, ठीक है, मार्ग भी प्रदान होता है, ठीक है, उनकी सुरक्षा भी होती है। अगला है, और इसको बहुत अच्छे से कर रखा है मैंने अलग अलग, ठीक है। लेक्चर नंबर आपका होगा आई थिंक 6 में, ठीक है, देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा। तो नेक्स्ट है, यौवना आरंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। बेटा यौवना आरंभ के समय लड़कियों में क्या होता है, आप देखोगे उनके जो कंधे हैं ना, वो ऐसे घुमाव हो जाता है, स्तन उनका आकार बढ़ने लगता है, और जो जननांगों के बाल है ना, वो गहरे बाल होने लगते हैं, गहरे काले रंग के बाल होने लगते हैं। और दूसरा क्या हम कहें, पीरियड स्टार्ट हो जाता है, रजोधर्म ऋतुस्राव ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, थर्ड हो गया। फोर्थ आपका देखो प्रश्न क्या है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। देखो बेटा, माँ के शरीर में अगर गर्भस्थ भ्रूण के पोषण की बात करें तो प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। प्लेसेंटा क्या है, गर्भाशय में एक तस्तरीनुमा संरचना होती है जो गर्भस्थ शिशु होता है, मतलब भ्रूण जो होता है उसको पोषण प्रदान करती है 9 महीने तक। पोषण प्रदान करना और जो स्तरीय पदार्थ वो आदान प्रदान जो होता है वो किसके द्वारा होता है, प्लेसेंटा के द्वारा होता है। तो आपका हो गया 5वां क्वेश्चन और बेटा इसी पेज पे है, ठीक है, उसको और समझ लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या उसका तो क्या यह उसकी यौन संचित रोगों से रक्षा करेगा। कॉपर टी यौन संचित रोगों से रक्षा करेगी, नहीं करेगी। कॉपर टी को तो बेटा आप क्या करते हैं ना, गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं ना, योनि मार्ग से होते हुए कहाँ, गर्भाशय में स्थापित करते हैं। और कॉपर टी क्या करता है, जो शुक्राणु होते हैं उनको मार देता है, ठीक है, तो वो नष्ट हो जाते हैं और मतलब जाने नहीं देता, निषेचन नहीं होने देता, कुल मिला के आप ये मान के चलिए। तो कॉपर टी गर्भाशय में स्थापित की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो शुक्राणु तो प्रवेश कर रहे हैं ना, लेकिन योनि मार्ग से उसके अंदर, ठीक है, फीमेल के अंदर, तो इसका मतलब यौन संचित रोग तो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हम कहेंगे, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग करे तो क्या उसकी यौन संचित रोगों से रक्षा होगी, नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगी भाई, बिल्कुल हो सकते हैं, यौन संचित रोग हो जाएंगे उसको भाई। अगला प्रश्न जो है वो अभ्यास प्रश्न है बेटा, क्या है, अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न की अगर हम बात करें तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है क्या। ऑप्शन दे रखे हैं बेटा 4। पहला ऑप्शन आपका अमीबा है, दूसरा ऑप्शन ईस्ट है, तीसरा आपका प्लाज्मोडियम है, और चौथा आपका लेशमानिया है। तो बेटा ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है। पहला जो ऑप्शन है, सॉरी ये पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन है बी पहले का, ठीक है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। प्रश्न नंबर दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहला दे रखा अंडाशय, ये तो मादा जनन तंत्र का ही भाग है। गर्भाशय ये भी है, शुक्रवाहिका का हाँ ये नहीं है, ये किस में होता है, नर जनन तंत्र में होता है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा इसमें, सी। तो शुक्र वाहिका बेटा क्या ऑप्शन होगा अपना, शुक्रवाहिका होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो है परागकोश में होते हैं। परागकोश में होते हैं भाई क्या होता है,
बाह्यदल नहीं होते भैया, अंडाशय नहीं होते, अंडक नहीं, परागकण, हाँ लास्ट ऑप्शन सही है। पराग कोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं भाई। ठीक, अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अब तो ऑप्शन खत्म हो गए अपने। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के लाभ बेटा मैं फर्स्ट लेक्चर में ही कर चुका हूँ इस चैप्टर के, ठीक है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। और अलैंगिक जनन में काफ़ी विभिन्नता, मतलब विभिन्नता नहीं होती है, और लैंगिक जनन में विभिन्नता होती है, दोनों के अपने अलग अलग फायदे नुकसान हैं, ठीक है। देख लीजिए, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र, ये भी मैं बता चुका हूँ, और मैंने चित्र भी बनाया था, कोशिश की थी, ठीक है, जैसे तैसे बन गया था, और इसको आप कर लेना, ठीक है। तो और प्रैक्टिस करना, इसका पूछा गया ये पेपर में। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने किया ही था, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ। आपका क्या था, कंडोम का यूज कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों, कॉपर टी का यूज कर सकते हैं, और हार्मोन्स को इनबैलेंस करने के लिए टैबलेट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो भी गर्भधारण नहीं होता है। और जैसे नशबंदी वाला है तो शुक्र वाहिका का विच्छेदन हो गया, या फिर अंड वाहिका यानी फैलोपियन ट्यूब का विच्छेदन, तो इसके द्वारा गर्भ निरोधन की यही मेन विधियाँ हैं बेटा आपकी। एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में, एक कोशिक में अगर जनन पद्धति की बात करें तो एक कोशिक जीवों में कैसा जनन होता है। एक कोशिक जो जीव होते हैं बेटा, इसमें अलैंगिक जनन होता है, और बहुकोशिकी में जो होता है वो लैंगिक जनन होता है, ठीक है। जनन किसी स्पीसीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार से आएगा। बेटा स्पीसीज का स्थायित्व तो तभी रहेगा ना, कोई प्रजाति हम कहूँ मानव प्रजाति कब तक जीवित रहेगी भैया, जब तक जनन करते रहेंगे। अगर जनन करना बंद कर दें सारे, तो क्या वो मानव प्रजाति जीवित रहेगी, स्पीसीज खत्म बिल्कुल नहीं होगी, आने वाले 100 साल में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कोई हो सकता है 100 साल, अगर 120 साल मान लो, इससे ज़्यादा कौन जिएगा, है 150 मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं भैया। परिवार नियोजन, आजकल गवर्नमेंट ने देखा होगा बहुत ज़्यादा ऐड अपने को मिलता है, परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो हैं, दो बच्चे मिट्टी के रोज से ज़्यादा बवासीर, ये स्लोगन भी पहले चले थे, ठीक है। और नशबंदी भी पहले हुई थी, ठीक है, उसमें लोगों को काफ़ी कुछ पैसे वैसे वगैरह भी मिलते थे, ज़मीन वगैरह भी मिलती थी पहले नशबंदी में, ठीक है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि जनसंख्या ग्राफ जो है वो ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित है, ठीक है। और आजकल लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि इनकम और या फिर हम जो बच्चे होते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उन पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते पेरेंट्स, तो वो भी सीमित बच्चे चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है, वो गर्भ निरोधन की जो युक्तियाँ हैं उनको अपनाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं बेटा इसके, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर के जो क्वेश्चन है बेटा वो कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज रहता है वो मैं आपको उसमें कम्युनिटी में वहाँ पे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। कोशिश करूँगा मैं, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा कम्युनिटी में प्रश्नों को मैं डाल दूँगा, ठीक। तो इस चैप्टर में उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें बेटा क्लियर होगी। और आप है ना इस चैप्टर की वीडियो को एक बार क्या करें, सारे देखें, फिर उसके बाद नोट्स को पढ़ें, एक बार फिर डबल की स्पीड पर देख लें, ठीक है। फिर आप नोट्स को पढ़ते रहें, फिर आपको वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे क्या ना आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, और जब भी आपको लगे कि ये टॉपिक नहीं है तो उसी टॉपिक लेक्चर जाके देख लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फिर ये चैप्टर अपना फिनिश, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा नमा, तो वो अपना मंडे को रहने वाला है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।